यहाँ तक कुछ पूछना चाहते हैं तो बताएं। अच्छा चलें, कोई सवाल नहीं है आप लोगों का। हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की। तो हमने कहा कि स्ट्रेटेजिक लीडरशिप क्या होती है, वो विजन को पहले से एंटिसिपेट कर लेता है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप अब आती कैसे, ये कोई शरबत वरबत नहीं होता कि हम शरबत पिला देंगे तो बंदा स्ट्रेटेजिक लीडर बन जाएगा। बट लीडर कैन डेवलप द नेसेसरी स्किल फॉर थिंकिंग स्ट्रेटेजिकली एंड नेविगेटिंग अनसर्टेनिटी। ये एक स्किल है जिसको डेवलप किया जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आप अपनी सोच और अप्रोच को जब डेवलप करते हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली, तो फिर आप जो हैं स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की तरफ जा सकते हैं। आप में से किसी ने ऑर्थरोल ड्रामा देखा है? कोई 2-4 सीज़न देखे हों उसके, 1 या 2-3? किसी ने देखा है ऑर्थरोल ड्रामा? नहीं सर, एक भी नहीं देखा, खाली पता है कैरेक्टर है और ड्रामा है। किसी ने येस नो तो करें ना, मुझे आवाज़ ही नहीं आ रही। हाँ। वो सर किसी ने नहीं देखा? नहीं सर, नहीं देखा। नो सर, नहीं देखे। नहीं देखा यार, आप वो ड्रामा सर सॉरी, आपकी आवाज बहुत स्लो है सर। अभी भी नहीं आ रही? आवाज बिल्कुल स्लो है सर, पता नहीं कि क्यों। सर आवाज आ रही। आवाज़ सबको ठीक आ रही है सिवाय अर्शद साहब के? जी बिल्कुल ठीक है सर। सही है। अर्शद साहब आपका अपना नेट वगैरह चेक कर लें। मैंने कहा ऑर्थरोल ड्रामा किसी ने नहीं देखा? देखा है सर। आपने देखा है और किसी ने नहीं देखा? जी सर। अच्छा, जी सर। बहरहाल एक अच्छा ड्रामा है। एनीवे नहीं देखा तो चलें फिर हम उसकी एग्जाम्पल। उसमें बेसिकली जो लीडर दिखाया गया है कैरेक्टर, उसके अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। गो कि काफ़ी लंबा है, लाइक 4-5 सीज़न है उसके। लेकिन मैंने उसको लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से और मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से और करेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारी और इस्लामिक वैल्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से उस ड्रामे को मैंने बड़ा एनालाइज़ किया है और मैंने काफ़ी उसको इस वजह से देखा है और काफ़ी कुछ उससे लर्न किया है एज ए स्टूडेंट। बाकी क्या कहानी है, क्या सच है, क्या झूठ है, हम उसकी तरफ नहीं जाते। वो हिस्ट्री का एक अपना एक सब्जेक्ट है। उसमें बेसिकली एक छोटा सा एक इवेंट होता है। इवेंट तो बहुत सारे होते हैं। तो उसमें होता है कि वो दिखाते हैं कि एक केस में जो लीडर है वो मर जाता है, मतलब उसको जो दुश्मनों ने मार दिया और वो मर गया। तो उसने काफ़ी जद्दोजहद के बाद कुछ इलाके जो हैं वो मतलब इस्लामी रियासत में ऐड किए हुए होते हैं। काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद, जंगें करने के बाद, तो काफ़ी सारा इलाका ऐसा होता है जिसमें उसने इस्लामिक कवानीन भी नाफिज कर दिए होते हैं और वो सारी चीज़ें। खैर बहरहाल दिखाते हैं कि एक जंग में वो मर गया है। तो वो उनके खैर कबीले में ख़बर आती है और वो जो मर गया और एक जली हुई लाश उनको मिलती है और उसमें उसकी वो कुछ चीज़ें भी मिल जाती हैं कि हाँ यार ये उसी की लाश है। तो वो क्या होता है कि फिर वो खैर उसको दफना देते हैं वगैरह वगैरह। तो उसका जो छोटा भाई है उसको फिर लीडर बनाया जाता है। अब वो जो छोटा भाई जो है वो स्ट्रेटेजिक लीडर नहीं होता, वो उस ज़िम्मेदारी को सँभालने का अहल नहीं होता। तो वो 2, 4, 5 ऐसे गलत फ़ैसले कर देता है, जिससे जो उसकी सालों की मेहनत थी उसके ऊपर पानी फिरने वाला होता है। ख़ैर चूँकि ये ड्रामा है, बाद में पता लगता है कि वो मरा नहीं था, वो एक्चुअली बच जाता है और वो किसी और की लाश को जलाकर अपनी अंगूठी और अपना वो सारा कुछ रख देता है ताकि दुश्मन समझें कि वो मर गया है और वो वहाँ पे बैठ के वो ज़ख्मी होता है, फिर काफ़ी टाइम के बाद वो वापस आ जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि एक बने बनाए सिस्टम पे भी अगर एक इनकॉम्पिटेंट या नॉन स्ट्रेटेजिक लीडर आ जाए तो वो बनी बनाई ऑर्गेनाइजेशन का बेड़ा गर्क कर सकता है। तो बहरहाल वो फिर वापस आता है और वो अपना सारा फिर वो भाई को भी सज़ा देता है और वो जो है वो बाकी चीज़ें दोबारा रीइंस्टेट करता है, वो दोबारा उसको मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। तो स्ट्रेटेजिक लीडर का कॉन्सेप्ट जो है वो यही है कि वो जो होता है वो फ्यूचर को एंटिसिपेट करता है, वो अपनी स्किल्स को डेवलप करता है, मुश्किल फ़ैसले करता है और जो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी है उसको नेविगेट करता है, अंदाज़े लगाता है, ठीक-ठीक अंदाज़े लगाने की कोशिश करता है कि अगर मैं ये
स्टेप लूँगा तो मेरा कंपेटिटर ये स्टेप लेगा, तो फिर हम उसको ऐसे काउंटर करेंगे, उसके बाद फिर हम ये स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे और ये होगा। और जब इतना प्लान करके, इतना सोच के, इतने रिसोर्सेज को देखते हुए करता है, तो जाके बंदा स्ट्रेटजिक लीडर है। ये नहीं है कि यार मेरे ख्याल में आज ये काम कर लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ये जो होगा देखा जाएगा जो है ना, ये जो है वो स्ट्रेटजिक लीडरशिप की आदत नहीं होती। वो पूरी प्लानिंग के साथ फ्यूचर को एंटिसिपेट करके, अंदाज़ा लगा के, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स जो कि अवेलेबल हों, उसकी बेस पे वो सारा फिर अपना दी बेस्ट वो देता है। और फिर ये कहता है कि बस अब अल्लाह की आगे मर्ज़ी, हमने अपना दी बेस्ट कर दिया, अब इसके बाद जो होगा वो फिर अल्लाह की तरफ से होगा, वो देखा जाएगा। तो क्या करता है, एंटिसिपेट करता है थ्रेट्स को और अपॉर्चुनिटीज़ को, कि आने वाले कौन कौन से खतरात हैं और कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर हम बिज़नेस लीडरशिप की बात करें तो क्या क्या थ्रेट्स अवेलेबल हैं, कौन कौन सी कंपनीज आ रही हैं, क्या कवानीन बन रहे हैं। जैसे भी अभी थोड़ी देर पहले काशिफ बता रहे थे कि जी बजट में गाड़ियों के बारे में ये फ़ैसले किए गए हैं। अब वो पता नहीं अप्रूव होते हैं नहीं होते हैं, लेकिन अभी देखें ये अच्छा लीडर इसको एंटिसिपेट करता है कि बजट में क्या होने वाला था बजट से पहले, और अब इसका मेरे बिज़नेस पे क्या इम्पैक्ट होगा, कोई अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए तो मैं उसको कैसे फ़ौरन एक्सप्लोर कर सकता हूँ। फिर स्टेटस को चैलेंज करते हैं। वो कभी भी एक तरह की पॉलिसी पे सारी ज़िंदगी नहीं गुजारते, वो चेंज करते रहते हैं कि यार हालात बदल रहे हैं, वाक़यात बदल रहे हैं, सिस्टम बदल रहा है, दुश्मन बदल रहे हैं, कंपटीशन का लेवल चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है। उसी हिसाब से अपने अंदर चेंजेस लाते रहते हैं, कंटिन्यूस चेंजेस लाते रहते हैं। और जिस तरह के ट्रेंड्स आ रहे हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, यार क्या ट्रेंड आ रहा है, आने वाले 2 4 5 सालों में क्या ट्रेंड आ रहा है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से एक बात बता दूं कि आने वाले दौर में जो मैकेनिस्टिक जॉब्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे ड्राइवर की जॉब है, ठीक है, तो मोस्टली आने वाले 10 15 20 सालों में ड्राइवरलेस कार्स जो हैं वो जैसे यूरोप में तो चल रही हैं, अमेरिका में भी चल रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता तजर्बे हो रहे हैं। पहले गूगल ने बनाई, फिर टेस्ला ने बनाई, ठीक है। तो ऑटोमेटिक इसी तरह जो बहुत सारे लोग जो कि फैक्ट्रियों में काम करते हैं, लेबर, इनका भी काम कम से कम होता चला जाएगा क्योंकि सब कुछ ऑटोमेशंस पे चला जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये चीज़ें खुद ब खुद मशीनें जो हैं वो ऑटो ऑपरेट होना शुरू हो जाएंगी। तो 1 2 बंदे सुपरविजन के लिए चाहिए होंगे, मतलब थोड़े से लोग चाहिए होंगे, बाकी जो मैक्सिमम लेबर होती है 1000 500 बंदा जो काम कर रहा होता है, ये सारा फारिग हो जाएगा। ये आने वाले 15 सालों में होता है कि 10 में होता है या 5 सालों में होता है, ये ट्रेंड्स हैं। इसी तरह जितनी भी जॉब्स हैं सेल्स की, मार्केटिंग की, ये जॉब्स की इनकी नेचर बहुत बदल जाएगी, ठीक है। ये चूँकि सिस्टम सारे कंप्यूटर पे और इन चीज़ों पे आ जाएंगे, तो आपको जाके किसी से मिलना, दरवाज़ा खटखटाना कि जी ये सर्फ़ लेकर आए हैं, ये ख़रीद लें, ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आने वाले दौर में ख़त्म होंगी। अब ये कितना अरसा लगता है ये नहीं मालूम, लेकिन ये चीज़ें ख़त्म होंगी, ठीक है। जैसे कोविड ने हमें बहुत सारा कुछ मंज़र बड़ा जल्दी दिखा दिया कि कोविड की वजह से कितना कुछ एकदम से ऑनलाइन हो गया, ठीक है ना। अमेज़न आ गया इधर और बहुत सारे, वरना कहाँ हम ज़ूम पे क्लासेस लिया करते थे, कहाँ ये होता था, ठीक है। तो ये सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम आ गया और ये एलएमएस हो गया और ये सारी चीज़ें हल्की फुल्की चल रही थी, लेकिन अगर कोविड ना आता तो इतनी जल्दी ऑनलाइन सिस्टम पाकिस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया में डेवलप ना होता। तो ये ट्रेंड आपको बता रहा है कि दुनिया किधर जा रही है। इसी तरह लीडर देखता है कि भाई मेरे लिए क्या इसके अंदर चीज़ें जो आ रही हैं मुझे उसमें क्या फ़ायदा नुकसान, और फिर उसी से अपने आप को अलाइन करता है। जैसे गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट करते हैं ना, तो आपके जो गाड़ी के पहिए हैं बिल्कुल सीधे हो जाते हैं और दोनों का डिस्टेंस आपस में बराबर हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह वो अपने आप को हालात के साथ अलाइन करता है कि यार ऐसे ट्रेंड आ रहे हैं और इनके साथ हमें ये स्ट्रेटजी बनाएंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। ये नहीं है कि हम जाओ आएगी देखा जाएगा, जैसे नोकिया ने किया और नोकिया इज़ हिस्ट्री नाउ, ठीक है। कोडक ने किया, कोडक हवा में उड़ गया। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी, वेयर इज़ याहू नाउ। याहू एक टाइम पे समझ लें कि मतलब किंग था इंटरनेट की दुनिया का। कहाँ है याहू, ख़त्म, गॉन फिनिश्ड, ठीक है ना। तो ये अलाइन जो नहीं ना करते हालात के साथ तो वो उड़ जाते हैं। तो स्ट्रेटेजिक लीडर जो है वो इन चीज़ों को देखता है। विजन क्या होता है हम पहले इस पे बात कर चुके हैं, एक अट्रैक्टिव आइडियल फ्यूचर एंड क्रेडिबल होता है, जो कि अभी अटेनेबल नहीं है, लेकिन हम फ्यूचर में चाह रहे हैं कि अगले 5 सालों में, 10 सालों में हम इसको अचीव कर लें, 20 सालों में अचीव कर लें। ये इसको हम ड्रीम भी कह सकते हैं, लेकिन ये ड्रीम से बहुत बड़ा होता है। जैसे मैंने कहा कि ख्वाब से भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिसमें हम इतना क्लैरिटी के साथ देखते हैं कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं अगले 5 10 15 20 50 सालों के अंदर, ताकि हम फिर
उसमें हम ये इस तरह से कंपनी चलाएंगे, ये बिज़नेस होगा, ये सिस्टम होगा, और उसके लिए फिर अचीव करने के लिए काम करना, स्ट्रेटजी बनाना, ये हमारा विज़न होता है। ये चंद एक विज़न है, आप देख लें नेट पे जाके, और बहुत सारे हैं। एप्पल का है 4 सीज़न। 4 सीज़न क्या है, किसी को पता है? व्हाट इज़ 4 सीज़न? एक तो आपके पेशावर में अब्दारा रोड पे भी 4 सीज़न है। 4 सीज़न एक समझ लें 7 स्टार होटल है अमेरिका में, बहुत टॉप रैंकिंग का एक होटल है, ठीक है ना। तो वो कहते हैं, हमारा उनका विजन क्या है, अचीव फर्स्ट चॉइस रैंकिंग अमंग द गेस्ट। जो गेस्ट आए तो वो उसके जहन में सबसे पहले हमारे होटल का नाम आए कि जी हमने इधर, जैसे पाकिस्तान में हमारे पास 2 3 4 बड़े नाम हैं, मैरियट है, पीसी है, हवारी है, ठीक है ना, सेरीना वगैरह। तो पहला नाम जो आपके जहन में आए, तो 4 सीज़न वाले कहते हैं कि हमारे मुल्क में, यानी जब जहाँ जहाँ हमारे होटल्स हैं, जो भी गेस्ट आए पहले इसकी प्रायोरिटी हम हों, बस ये उनका विज़न है, ताकि वो किसी और के बारे में सोचे ही नहीं। इसी तरह ये बाकी कंपनीज़ हैं, इनके बारे में भी विज़न है, और आप नेट पे जाके बहुत सारी कंपनीज़ के विज़न देख सकते हैं। तो ये देखें, ये बेसिकली विज़न क्या है, ये यहाँ पे है। हम कहाँ पे हैं? अभी यहाँ पे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक विज़न है कि जी मैं एमबीए कर लूँ, तो अभी आप एमबीए के सेकंड में, थर्ड सेमेस्टर में हैं, या जो भी हैं, तो अभी आपकी ये करंट रियलिटी है। और आपका ये फ्यूचर है कि जी मैं एमबीए कर लूँ, पीएचडी कर लूँ, या बिज़नेस कर लूँ, तो वो अभी आपसे दूर है, मतलब आने वाले 2 साल, 3 साल, 1 साल जो भी है। सो अगर आप करंट रियलिटी में ही रहते हैं, वही सुबह हो गई, काम किया, छुट्टी हो गई, शाम को सुबह हो गया, काम किया, महीने के एंड में कुछ पैसे मिल गए, तो आप हमेशा वैसे के वैसे ही रहेंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होंगे, लेकिन उधर ही रहेंगे। आप देखें, इसीलिए मिडिल क्लास 20-20 साल जॉब करने के बाद उधर ही मिडिल क्लास में ही रहती है। वो थोड़े बेहतर हो जाते हैं, गाड़ी थोड़ी, मोटरसाइकिल थी तो गाड़ी आ गई, गाड़ी थी तो अच्छी गाड़ी हो गई, छोटा घर था तो बड़ा हो गया, लेकिन वो कुछ बड़ा नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपनी करंट रियलिटी में ही रहते हैं। 50,000 की नौकरी छोड़ के 60,000 की पकड़ ली, 60 की छोड़ के 80 की पकड़ ली, 80 की छोड़ के लाख की पकड़ ली, तो वो इसी तरह ही रहते हैं। उनकी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना आम तौर पे नहीं होता, ठीक है। बड़े से मुराद सिर्फ पैसे की बात नहीं है, आप कोई भी काम कर सकते हैं। कोई परिंदों के लिए, कोई जानवरों के लिए कोई शेल्टर हाउस बनाना है, कोई खाना खिलाना है, कोई ट्रस्ट कायम करना है, कोई गरीबों को खाना खिलाना है, किसी को कपड़े हैं, किसी बच्चियों की शादियां करानी है, कुछ भी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक मिशन पकड़ा कि मैं 3 महीने में एक बच्ची की शादी कराऊंगा, जो भी गरीब होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो पहले, या चलें पहले आपने कहा साल में एक एक बच्ची की करा लूँगा, फिर अगले साल आपने सेट रखा कि अगले साल में मैं 2 बच्चियों की शादियाँ करवा दूँगा जो एक्सपेंस अफोर्ड नहीं करते। उससे अगले साल आपने 4, तो टारगेट रखा आपने कि अगले 10 सालों में मैंने कम से कम 50 ऐसी गरीब नादार यतीम बच्चियों की शादियाँ करानी है। तो ये अब आपका विज़न हो जाएगा। तो अब इसके लिए आपको कोई बड़ी कंपनी खड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें, हमारे इधर एक बाज़ार में एक तंदूर वाला है, तो वो क्या करता था कि वो कभी उसके पास कोई माँगने वाला था तो उसको फ्री रोटी दे देता था। तो आहिस्ता-आहिस्ता लोगों ने देखना शुरू कर दिया। अब लोग उसको पैसे दे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गया, मैंने 100 रुपए दे दिए, मैंने अब सदका ही देना है, तो मैं जाके उसको देता हूँ, यार ये कम से कम गरीबों को खाना तो खिलाता है। खाना खिलाने से अच्छा सदका क्या होगा? तो वो अब उसने वहाँ बोर्ड लगा दिया है कि दिन को 11 बजे यहाँ पे फ्री खाना मिलता है। वो बाकायदा बोर्ड लगा दिए। कल मैंने देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मतलब इसका। तो उसको मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा कि यार तुम कैसे? कहता है, यार लोग आते हैं पैसे दे जाते हैं, हमें तो अब कुछ करना ही नहीं पड़ता। वो आते हैं, कोई 100 रुपये दे जाता है, कोई 1000 रुपये दे जाता है, कोई 500 रुपये दे जाता है, कोई कहता है यार आज मेरी तरफ से 10 रोटियां दे देना, आज मेरी तरफ से 2 बंदों को सालन दे देना। तो अब लोगों को पता लग गया, ट्रस्ट बिल्ड हो गया। अब उसका विजन अचीव हो रहा है। वो कहता था कि मैं रोज़ लोगों को कम से कम एक बंदे को रोज़ खाना खिला दूँ। तो एक से शुरू किया था, अब खुदा जाने अब कितने वहाँ पे लोग खाना खाते हैं। तो ये विज़न है। इसके लिए कोई कंपनी खड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ज़हन में आता है कि यार बड़ा करने का मकसद ये है कि मैं कोई बहुत बड़ी बिज़नेस एम्पायर खड़ी कर दूँ, बिल गेट बन जाऊँ या स्टीव जॉब बन जाऊँ वगैरह-वगैरह, ठीक है? तो आप कोई भी विज़न रख सकते हैं। फिर क्या करता है विज़न? विज़न क्या करता है? बहुत सारे काम करता है। आपको प्रेज़ेंट और फ्यूचर के दरमियान लिंक करना सिखाता है कि अगले 10 सालों में, 15 सालों में आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं, उसके दरमियान लिंक बनाता है। ये देखें, ये लिंक बन गया, लिंक।
कि जी मैं अभी यहाँ पे हूँ और ये मेरा विज़न है। तो जब विज़न को अचीव करने के लिए एक रास्ता आपको नज़र आ रहा होता है कि उसको मैं एक कनेक्शन नज़र आ रहा होता है, ना रास्ता ना भी नज़र आए, कनेक्शन नज़र आ रहा है। ये एनर्जाइज़ करता है आपको और आपकी तवज्जो उस तरफ दिलाता है। जब विज़न ही नहीं होगा तो फिर आप वही ट्रक ड्राइवर की तरह सुबह उठेंगे, बस ये ट्रक चलाना है, फेरा लगाऊँगा तो इतने पैसे मिलेंगे, मज़दूरी करूँगा तो इतने पैसे मिलेंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो कोई एनर्जाइज़्ड नहीं होता वो। विज़न आपके काम को एक माना देता है, एक मकसद देता है, ठीक है? एंड मैं कह रहा हूँ कि जी मैं टीचिंग करता हूँ, तो ठीक है मुझे पैसे मिलते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पढ़ाने से लोगों की ज़िंदगियों पे कुछ ना कुछ असर तो आए। वो लीडरशिप, मैनेजमेंट, एचआरएम कुछ भी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो अगर वो सीख रहे हैं, तो उनकी पर्सनल और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में ये काम है। जॉब उनको मिले या ना मिले वो बात की बात है। लेकिन जो पढ़ा रहा हूँ कम से कम उसको कुछ ना कुछ हिस्सा अपनी ज़िंदगी में अगर वो इम्प्लीमेंट कर लें, तो उनको फ़ायदा होता है। तो ये दिस गिव्स मीनिंग्स टू माय वर्क, राइट? अब कल मेरा एक सेशन था यहाँ एफजी डिग्री कॉलेज के, गर्ल्स कॉलेज जो है आपका पेशावर का, ये जो सदर में है, गर्ल्स डिग्री कॉलेज। तो वहाँ पे मेरा एक इनके साथ ट्रेनिंग सेशन था स्टूडेंट्स के साथ, कोई तकरीबन 100-150 स्टूडेंट्स वहाँ बैठी थी। तो उनको मैं यही समझा रहा था कि मैंने कहा यार, जब आप उनको बेसिकली स्टेज फियर पे था कि आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो मैंने कहा था यार आप अपने जब काम पे ध्यान देंगे ना कि यार ये जो बात मैं कह रही हूँ, ये जो मैं करने वाली हूँ, ये इस अगले बंदे की ज़िंदगी को इम्पैक्ट डालेगा, तो आपके जहन से स्टेज फियर ऑटोमेटिकली वैनिश होना शुरू हो जाएगा। तो मीनिंग इन द वर्क इज़ सो इम्पॉर्टेंट। विजन एस्टैब्लिशेज अ स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस एंड इंटेग्रिटी, आपको एक बेस्ट देने की तरफ लेके जाता है और आपकी इंटेग्रिटी, आपकी इज्जत और वकार भी बहाल करता है। अब ये आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज स्क्रीन पे नज़र आ रही है। अब आपने क्या करना है कि 10 स्टेटमेंट के सामने या मोस्टली ट्रू लिखें या मोस्टली फॉल्स, तो पता लगेगा कि आपका पर्सनल विजन जो है वो किस लेवल पे है। लाइक फॉर एग्जांपल, आई कैन डिस्क्राइब माय कंपेलिंग इमेज ऑफ माय फ्यूचर, यानी जो फ्यूचर में मैं अपने आप को देख रहा हूँ अगले 5 सालों में, 10 सालों में, वो मैं बिल्कुल ठीक ठीक एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर कर सकता हूँ तो आप इसके सामने ट्रू लिख दें, और अगर आप नहीं कर सकते तो कोई किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका अपना ज़ाती मामला है। मैं आपसे इसके जवाब नहीं पूछूंगा, सिर्फ इसको एक्सप्लेन करूँगा एट द एंड। तो आप इसको पढ़ें आराम से, तसल्ली से, और अपनी कॉपी में, नोटबुक में इसके आंसर लिखें। लाइफ टू मी सीम्स टू मोर एक्साइटिंग दैन रूटीन, जो ज़िंदगी मेरे लिए एक एक्साइटिंग चीज़ है, ना कि सिर्फ एक रूटीन। अगर तो एक्साइटिंग है तो आप मोस्टली ट्रू लिख दें। अगर आप कहते हैं नहीं यार बस रूटीन ही है, सुबह उठते हैं, काम करते हैं, शाम बच्चे हैं उनके साथ गपशप लगाते हैं, थोड़ा खाना खाते हैं, कभी कभी पिकनिक पे चले जाते हैं, तो बस यही एक लाइफ है बस, तो फिर आप इसको मोस्टली फॉल्स लिख दें। ठीक है, तो अब आप ये इसको करें, आपके पास एक 10 मिनट्स हैं, आराम से तसल्ली से कर लें, तो फिर मुझे बताइएगा, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सर वर्ड में शेयर नहीं होता कि हम वर्ड में डायरेक्टली लिखते या बस ये आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ना, अपनी कॉपी में लिखते रहना। नहीं, मुझे ना बताएं, अपनी कॉपी में पेन से कॉपी कागज़ लें और लिखें नंबर 1 मोस्टली ट्रू या फॉल्स, नंबर 2 ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो मोस्टली ट्रू मोस्टली फॉल्स, ठीक है ना, ये कर लें आप। ठीक है सर। फिर आपको बताए या ना बताए? नहीं, बस मैं फिर जब आप कर लें सिर्फ मुझे इतना बताएं कि आपने कर लिया कि नहीं, फिर मैं आगे आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, ठीक है सर। चलो, यू गॉट, आई थिंक 5 मिनट्स भी काफ़ी हैं, लेकिन 10 मिनट्स हैं, आप कर लें। जी सर।
हो गया सर। सर वो तो सर डन सर। हाँ जी, कर लिया। यस अच्छा, सर। सबने कर लिया। बिल्कुल सर, हाँ कर लिया है सर। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपके कितने ट्रू कितने हैं, मोस्टली ट्रू जो हैं वो कितने हैं? 7 है सर। अपने अपने मैसेज कर दें, ज़रा मैं देख लेता हूँ। मैसेज करते चले जाएं, चैट में लिखें, अपने अपने ट्रू लिखते चले जाएं, मैं देखता हूँ किस किस के कितने हैं। अच्छा, ये हैं उज़ाम के 5, ठीक है, ज़ीशान के 7। जल्दी जल्दी बताएं कि आपके मोस्टली ट्रू कितने हैं। अच्छा, रियाज के 6, ठीक। अच्छा, बाकी लोग किधर हैं? 10 बंदे हैं। अमीनुल हक 7, ठीक है, आरिफ के 5, हरियप हरियप, बाकी लोगों ने नहीं किया अभी तक, जल्दी। एहतशाम आपका जवाब नहीं आया, रोखान, सुमैया, तौसीफ, आप लोग लगता है कि ऑन करके चले गए हैं क्लास। सर ये हार्नेस का क्या मतलब है 10 नंबर में? आई नो हाउ टू हार्नेस माय क्रिएटिविटी एंड यूज क्यों माय बताऊं? टैलेंट। सर पूछना था सर। हार्नेस कहते हैं किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, बेहतर करना, उसको निखारना, खूबसूरत बनाना। आई नो हाउ टू हार्नेस माई क्रिएटिविटी, यानी अपनी मेरे अंदर जो क्रिएटिविटी है मैं इसको निखार कर कैसे सामने ला सकता हूँ और अपने टैलेंट को कैसे यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, गॉट इट एहतशाम सर। ने फॉल्स लिखे हैं, 2 फॉल्स हैं, मतलब बाकी सारे ट्रू, यानी आपके 8 ट्रू हैं। अच्छा, गुड। और सुमैया, आर यू देयर? तौसीफ, एहतशाम, फैसला कर लो। 3 ट्रू हैं और 2 फॉल्स हैं और बाकी क्या हैं? एहतशाम, यस सर। 2 आपके फॉल्स हैं और 3 आपके ट्रू हैं, ये तो 5 बनते हैं, तो 10 स्टेटमेंट है टोटल। सर बाकी का भी जवाब देना। जल्दी करो ना, प्रोसेसर स्लो जी जी। चलता है। अच्छा, सुमैया और तौसीफ आई थिंक प्रेजेंट नहीं है। तौसीफ, 2 ट्रू हैं, अल्लाह के बंदे। तुझे तो इमरजेंसी में नॉट दाखिल कर, तुझे तो इमरजेंसी नहीं में नहीं दाखिल करना नहीं नहीं पड़ेगा। सर, हाँ, एक से लेकर 8 तक ट्रू है और 9 और 10 जो है ये फॉल्स है। तो आपने तो लिखा 2 मोस्टली ट्रू हैं।
नहीं, ये 2 नंबर है सर। क्या मतलब? ये लाइक टू बी सीम मोर एक्साइटिंग देन 10 रूटीन। 10 में से कितने आपने ये मोस्टली इसका है। ट्रू लिखे हैं, ये बताएं बस। ठीक है सर। कितने हैं? हाँ, अच्छा देखें, जिस सर आप 8 है, 8। 8 है, अच्छा ठीक है। देखें, अगर आपने बिल्कुल इसको सही सही किया है, सही सही बिल्कुल, और जिसे कहते हैं ना खुदा को हाजिर नाजिर जानकर, और अपने आप को ओवर रेट नहीं किया है एक, तो फिर जो है आपका अगर 7 या ऑनवर्ड स्कोर आया है, तो इसका मतलब है कि आप अपने पर्सनल विजन को समझते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, आपके पास विजन है, और आपकी लाइफ, देन देयर लाइफ शुड बी एक्साइटिंग देन द रूटीन। अगर आप अभी भी बोर, डल, बकवास, सड़े जुअन फील करते हैं, तो इसका मतलब या तो आप झूठ बोल रहे थे या आपको समझ ही नहीं आई है, ठीक है। तो जिनके 7 या 7 से ज़्यादा स्कोर आया है, मोस्टली ट्रू का 7, 8, 9, 10, तो उनको तो लाइफ उनकी फिट होनी चाहिए, सेट होनी चाहिए। उनका विजन जो है वो बेहतरीन होना चाहिए, मतलब उसके विजन की वजह से उनकी लाइफ सेट होनी चाहिए। और जिनका स्कोर कम है, तो उनको थोड़ा अपने विजन पे काम करना चाहिए, कि अपना विजन बनाएं, डिसाइड करें, ताकि उनकी लाइफ भी एक्साइटिंग या थ्रिल हो। तो ये आपको टिप्स एंड टेक्निक्स इस पूरे कोर्स में मैं आपको गाए बगाए देता रहता हूँ, ताकि आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करते रहें, देखते रहें कि मेरी स्किल्स जो हैं वो कैसे कितनी अच्छी हैं, और कितनी कहाँ कहाँ पे हमारी वीकनेस है, ठीक है। विजन की क्या थीम होती है, कैसा होना चाहिए? ब्रॉड होना चाहिए, कभी भी छोटा विजन ना बनाएं। छोटे से मुराद ये नहीं कि जी मैं बस ए जी पी ए लूँगा, तो इसमें कोई ब्रॉडनेस नहीं है। ए जी पी ए लेकर आप क्या करना क्या चाहते हैं वो बताएं, ठीक है ना। तो विजन डील्स विद द चेंज, उसमें चेंज की कोई बात हो, अगर वैसा ही है जैसे आप ऑलरेडी हैं, तो फिर क्या विजन है? कि जी बस मैं आप लेट सपोज आप बी ग्रेड ले रहे हैं, और आप कहते हैं जी मैं बी ग्रेड में एमबीए करना चाहता हूँ, तो इसमें विजन क्या है? ये तो कोई चेंज ही नहीं है, आप बस जैसे चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं। इसके अंदर उम्मीद होनी चाहिए, और आपको यकीन होना चाहिए, ईमान, आपका फेथ इसके अंदर शामिल होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि फेथ जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वही आपको उम्मीद भी दिलाता है। इसके अंदर कुछ हाई आइडियल्स हों, जो अभी अचीव नहीं हो पा रहे हों, लेकिन आने वाले दौर में आप चाहें कि मैं इसको अचीव कर सकता हूँ, मैं फ़लाँ से इंस्पायर हूँ, फ़लाँ ने किया है, तो मैं भी इसकी इंस्पिरेशन लेकर कर सकता हूँ। और ये आपकी डेस्टिनेशन को बताए, और उस डेस्टिनेशन को अचीव करने का जो सफ़र है वो आपने कैसे तय करना है, ये भी विजन के अंदर आपको कहीं ना कहीं नज़र आना चाहिए। इसी के मुकाबले में दूसरा लफ्ज़ हमारे पास मिशन है। इस पे भी हमने काफ़ी बात की हुई है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के अंदर। आप में से जिन लोगों ने कोर्स पढ़ा है या मुझसे पढ़ रहे हैं, तो हमने मिशन पे भी काफ़ी बात की थी। ये बेसिकली क्या होता है, पर्पज़ ऑफ एग्जिस्टेंस होता है, कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्यों एग्जिस्ट करती है, उसका क्या मकसद है, वो क्या चाहती है, आखिर वो पैसे कमाना चाहती है, या कह लेंगे 5 टॉप 5 में आना चाहती है क्या। तो खाली पैसे कमाना या टॉप 5 में आना ये कोई नहीं मिशन होता। मिशन ये होता है कि आपका मकसद क्या है। लाइक फॉर एग्जांपल आप मुझे कहें जी, मैं कहता हूँ जी मैं ट्रेनर बनना चाहता हूँ, दुनिया का, पाकिस्तान का चले नंबर 1 ट्रेनर बनना चाहता हूँ। अच्छा चलें ठीक है, क्यों? व्हाट इज़ अ मिशन? तो फिर मैं कहता हूँ यार मैं जो हूँ, मैं लोगों की अपनी ट्रेनिंग्स के ज़रिए लोगों की ज़िंदगियों में फ़लाँ तरह का बदलाव या चेंज लाना चाहता हूँ। मैं उनकी सोच बदलना चाहता हूँ, मैं उनकी फ़िलॉसफ़ी बदलना चाहता हूँ, मैं उनकी अप्रोच को बदलना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह। ये मिसाल दे रहा हूँ ऐसे। तो ये होता है मिशन आपका। तो विज़न जो होता है ये ग्रो करता है चेंज के साथ, जबकि मिशन परसिस्ट करता है। ये क्योंकि रीज़न होता है। जैसे मैंने कहा ना, विजन आपको होता है कि यार ये मैंने अचीव करना है, तो वो उस करने के प्रोसेस के अंदर आप उसको मज़ीद बढ़ाते भी चले जाते हैं। लेकिन मिशन उसकी वो वजह होती है जिस वजह से आप अचीव करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मेरा विजन फॉर एग्जांपल ये है नहीं, वैसे मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान का टॉप ट्रेनर बन जाऊँ, तो ये मेरा विजन हो गया। तो मकसद क्या है जी, मैं दुनिया के लोगों की ज़िंदगी को बदलना चाहता हूँ।
हो सकता है आने वाले दौर में अगले 5-10 सालों में कहूँ नहीं यार मैं एशिया का सबसे बड़ा ट्रेनर बनना चाहता हूँ, तो ये मेरा विजन ब्रॉडर हो रहा है, ग्रो कर रहा है। लेकिन मकसद वही है कि मैं अब ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि बाकी लोगों की भी और उम्मत मुस्लिमा की भी जो सोच है, जो फ़िक्र है, उसको डेवलप करना चाहता हूँ। तो मिशन परसिस्ट करता है, ठीक है। ये क्या होता है, एंड्योरिंग कैरेक्टर है, यानी लॉन्ग टाइम होता है। द स्पिरिचुअल डीएनए है ये बेसिकली। जिस तरह हमारा एक फिजिकल डीएनए है ना, हमारा अपना एक डीएनए है जिसके अंदर सारी लाइफ की कोडिंग हुई होती है। ये आपने देखा अक्सर, अगर आपने आजकल तो पता करना हो कि जी क्या ये इसका बाप है या नहीं, तो हम डीएनए टेस्ट करते हैं, फिल्मों ड्रामों में आप देखते हैं। तो फिजिकली एक डीएनए, तो इसी तरह एक रूहानी डीएनए भी होता है, यानी वो एक्चुअल आपकी लाइफ का एसेंस होता है, ठीक है ना, या ऑर्गेनाइजेशन का एसेंस होता है। वो लीडर उसको यूज़ करता है एंड कैन बी यूज एज ए लीडरशिप टूल टू हेल्प एम्प्लॉइज। और उसी को यूज़ करके लीडर जो है वो कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को, विजन को आगे लेकर चलता है। इसके दो हिस्से होते हैं मिशन के, क्रिटिकल दो पार्ट हैं। वैसे तो हमने 9 कंपोनेंट पढ़े थे उसके अंदर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। अगर आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नहीं पढ़ी तो आप उसमें वहाँ पढ़ भी लेंगे फिर। 9 कंपोनेंट पढ़े थे, लेकिन ये बेसिकली दो हिस्से जो हैं ये बड़े क्रिटिकल हैं। एक क्या है, नो मैटर व्हाट, कोर वैल्यूज़। आपकी बुनियादी वैल्यू क्या है, किस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं? पैसे को, इज्जत को, तकरीम को, मकसद को, वकार को, ठीक है ना, यानी क्या है, कौन सी कोर वैल्यू है? फैमिली है, ठीक है ना। देखिए हम बहुत सारे लोग बाहर जॉब कर रहे हैं बाहर मुल्कों में, तो अब उनकी कोर वैल्यू पैसा है कि जी पैसा कमाएंगे तो घर में पैसे भेजेंगे तो खर्चा चलेगा वगैरह वगैरह। कई ऐसे लोग मैं जानता हूँ पर्सनली जिनको बहुत मौके मिले बाहर जाने के, लेकिन उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ना गवारा नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने माँ बाप को छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो उनके लिए वैल्यू फैमिली है, दूसरे बंदे के लिए वैल्यू पैसा है, ग्रोथ है, सक्सेस है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है। तो हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू क्या है। ये मिशन का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है कि मिशन में आपकी सबसे कोर 1 या 2 या 3 क्या वैल्यूज़ हैं। कुछ भी हो जाए आप उस वैल्यू से पीछे नहीं हटते। जैसे मुसलमान की अगर हम बात करें तो वो कुछ भी हो जाए कलमे से, अपने ईमान से पीछे नहीं हटेगा, वो उसकी कोर वैल्यू हो जाती है, ठीक है। वाइल द कोर पर्पस डिफाइन वाई, और क्यों है ये वैल्यू आप, तो दो चीज़ें होंगी, एक वैल्यू और एक कोर पर्पस। कि क्यों, मैंने कहा ना कि ट्रेनर बनना चाहते हो, ठीक है, ओके मान लिया, क्यों बनना चाहते हो? आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो? आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो? कि जी पैसे कमा लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, या कोई और। तो सेशन